नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और हाथरस कांड में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहीं दंगों की साजिश का खुलासा हो रहा है तो कहीं यह पता चल रहा है कि कुछ पार्टी के लोग ही पीड़ित परिवार के रिश्तेदार बनकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित परिवार के अपने दावे हैं और आरोपियों के परिवारों की अपनी अपनी दलीलें। यूपी मांगे उत्तर में आज का सवाल यही है कि आखिर हाथरस कांड में कितनी साजिश है और कितनी सच्चाई। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस कांड में दो चिट्ठियां सामने आने से नया मोड़ आ गया है। एक चिट्ठी मुख्य आरोपी संदीप और उसके साथियों ने लिखी है, दूसरी चिट्ठी पीड़ित परिवार की है। दोनों चिट्ठियां हाथरस के एसपी को लिखी गई हैं। 7 अक्टूबर को लिखी गई पहली चिट्ठी में संदीप और बाकी 3 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने पीड़ित लड़की की हत्या का आरोप उसकी मां और भाई पर लगाया है। तो दूसरी चिट्ठी पीड़ित लड़की के भाई की है, जो उसने 14 सितंबर यानी कि घटना वाले दिन लिखी। उसने आरोपी संदीप पर उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन बहन के साथ रेप की घटना का जिक्र नहीं किया। सवाल है, पीड़िता के भाई ने एसपी को लिखी चिट्ठी में घटना वाले दिन ही रेप का जिक्र क्यों नहीं किया? सच तलाशने के लिए अब एसआईटी आरोपी संदीप और पीड़ित लड़की के भाई के बीच की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। दूसरी तरफ हाथरस कांड पर सियासत तूफान पर है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। कांग्रेस और सपा ने भी महापंचायत का समर्थन किया। वहां गुंडों को तैयार करके उनको पथराव करा गया, और जो मेरे साथ हुआ वो तो देख लिया आपने। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि दबाया जाए। वे नहीं चाहते, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहते, और कोई कारण नहीं है। विपक्ष ने सीएम पर निशाना साधा तो पलटवार खुद मुख्यमंत्री योगी ने किया। विपक्ष को मुजफ्फरनगर के दंगे की याद दिलाकर आईना दिखाया। ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे? कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसा है। पलटवार यही नहीं रुका, सरकार ही नहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इस सियासत में कूद पड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपने बिल से निकल के आना चाहिए, और कांग्रेस को यह भी जवाब देना चाहिए कि आप दंगे करने की साजिश में थे और आप लोग आना चाहते थे उसके दंगे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार एक संत मुखिया है, मुख्यमंत्री है, और अच्छे शासक रूप में वो साबित हो रहे हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वह बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। हाथरस पर इस सियासत और दिन भर के घटनाक्रम का यही सवाल है कि आखिर हाथरस कांड में कितनी साजिशें और कितने सच। तो सवाल यही, कितनी साजिशें इसके पीछे काम कर रही थी? सिर्फ फंडिंग की बात है क्या? कुछ लोग अपने लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स तलाश रहे हैं इसके पीछे? सारी चीजें मिलाकर जब आप सामने रखेंगे और फिर इस केस को इंडिविजुअल देखेंगे, इन चीजों को अगर हटाकर एक आरोपी पक्ष और एक पीड़ित पक्ष, दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, अभी तो यही साफ नहीं है, लेकिन उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एसवीएम त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। सबसे पहले प्रश्न मुकेश राजपूत जी आपसे है।
क्योंकि कई तरह के खुलासे अब हो रहे हैं और कई चीजें सामने आ रही हैं। तो एक सवाल हम आप चारों के सामने रखते हैं, उस पर आपकी राय क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में 1-1 मिनट आपको मिलेगा और 1 मिनट के अंदर आपको अपनी राय देनी है, फिर उसी के आगे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और हमारा सवाल यह है कि क्या जो आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है, जो मुख्य आरोपी संदीप ने चिट्ठी लिखी है, क्या उसके सामने आने के बाद हाथरस के केस की दिशा बदलेगी? मुकेश राजपूत जी, क्या लगता है आपको? क्या जो चिट्ठी सामने आई इसके बाद यह केस दूसरी दिशा में जाएगा? ये देखिए, वहां पर हाथरस में मनीषा बेटी के साथ में जो भी घटना घटी, उस पर जिस तरह से विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था, तो विपक्ष को उसके पास सिंपैथी नहीं थी उसके साथ में। सिर्फ अपनी राजनीतिक स्टैंड को बनाए करके, अपनी राजनीतिक भूम बनाए रखने के लिए इस तरह से वो स्टैंड कर रहे थे। जिस तरह से आपके सामने एक के बाद एक राज निकल के आ रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका ये नहीं है कि उसके बेटी के प्रति उनकी सिंपैथी हो। उन्हें यह है कि मोदी जी की, योगी जी की सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, जबकि योगी जी की सरकार बराबर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही थी। कहीं पर भी, कहीं 19-20 कहीं पर घटना एक आध में देख लूं कि उस बेटी के सबको प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको रात में 2 बजे जला दिया। पहला मिनट आपका। सांसद जी, मैं लौट के आऊंगा, आपकी बात थोड़ी समझ में आई है, आपका मिनट खत्म हुआ, फिर वापस आप पे चर्चा पे आता हूं। सुनील सिंह साजन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो चिट्ठी आरोपियों की आई, इससे फर्क पड़ेगा केस की दिशा में? देखिए राममोहन जी, मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा पहले दिन थी, वही मंशा पे सरकार टिकी है। सरकार बेटी के दरिंदों को छोड़ना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, इसीलिए बेटी को रात में जलाया गया। और जब बेटी हमारे आपके बीच नहीं रही तो वो सबूत थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या कह रहे हैं, बाराबंकी का नेता क्या कह रहा है, बलिया का नेता क्या कह रहा है, अब चिट्ठी बाहर आ रही है, तो उस बेटी की डेड बॉडी क्यों जलाई गई? जब वो सबूत थी तो आज उसके चरित्र हनन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बात अभी आई कि योगी सरकार को बदनाम करने की बात कर, अरे भाई, बदनामी उसकी होती जिसकी इज्जत हो। जिस प्रदेश के मुखिया की बेटियां सुरक्षित ना हो, 3-3 बार का विधायक हत्या हो रही हो, लूट डकैती छिनैती खुलेआम हो रही हो, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा हो, बलात्कारियों से जेल में मिलकर के चाय पी जा रही हो, कैसी बात कर रहे हैं? काहे की इज्जत? किस बात की इज्जत? वो इज्जत बची है? ठीक है, ठीक। वीरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको, आरोपियों की चिट्ठी के बाद जांच की दिशा बदलेगी? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी का कानून का राज नहीं है, ये डंडा राज चला रहे हैं। जब सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड कर दिया है, तो एसआईटी की जांच को जारी रखने पर तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे ही उठेंगे। और एक मैसेज जा रहा है कि एसआईटी की जांच में किसी तरीके से इस तरीके को मोड़ दे दिया जाए ताकि बेटी को न्याय न मिल सके। सवाल उठता है कि जब बेटी की हत्या हुई है, चाहे जिन परिस्थितियों में हुई है, उसकी जांच के लिए आपने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। अब सबूत जब जो है मिटाने के लिए आधी रास्ते में ही पेट्रोल और डीजल से जला दिया गया, सबूत है नहीं, और तरह तरह के नए नए चीजें उठा करके, नया नया जो है चिट्ठी पत्री आदि लेकर के, और इस तरीके का मोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक वीरेंद्र सिंह जी, अब एसडीएम त्रिपाठी साहब के पास हम चलते हैं। त्रिपाठी साहब, कहा जा रहा है कि देखिए बेटी सबूत थी, उसे जला दिया गया, सबूत मिट गया। क्या आपको लगता है कि जो आरोपियों की चिट्ठी आई है, उन्होंने कहा कि ये जो मर्डर है वो हमने नहीं किया है? क्या उस चिट्ठी के आने के बाद जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उस बात का भी संज्ञान लेंगे, दिशा बदलेगी इसकी? अवश्य लेंगे, क्योंकि जो जांच के समय या इन्वेस्टिगेशन के समय
जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको देखा जाता है जी। तो इसको संज्ञान में अवश्य लेंगे। मैं केवल जो छोटी बात आपने कही कि उसी के बारे में केवल कह रहा हूँ कि कोई भी जो दो आरोपित है वो अपनी बात कह सकता है और उसकी बात का पूरी जांच की जाएगी। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि एसआईटी की जांच मान लीजिए कैसी भी हो, मैं उसके बारे में अभी नहीं कह रहा हूँ। तो अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो पूरी तरह देखेगा। एसआईटी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये देख रहा होगा कि जो अधिकारी गण हैं उन्होंने क्या गलती की है अभी तक। जहाँ तक हमें समझ में आता है वो पूरी ये तफ्तीश तो नहीं कर रहे होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इसलिए एसआईटी का और सीबीआई से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टकराव की बात नहीं है। ठीक है, आपको लगता है टकराव की बात नहीं है। अब मुकेश राजपूत जी, चर्चा को थोड़ा सा ओपन करते हैं और सवाल यही है कि ये तय कर लिया जाता है अपने हिसाब से कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। और सवाल यह कि अगर आरोपी एक बात बताना चाहते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर, यह भी उनका अधिकार है, जेल से चिट्ठियां लिखी जाती हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस बात पर भी जांच होनी चाहिए कि यह मर्डर किसने किया है, हमने तो नहीं किया है, उन्होंने कहा। तो ये इसमें संज्ञान लेने में दिक्कत क्या है, या इसके आधार पर भी जांच करने में दिक्कत क्या है अगर मामला संदिग्ध है तो? देखिए, जब कोई चिट्ठी लिखी गई है, अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने बताया है कि ये कोई भी अभियुक्त भी है, अभियुक्त तो अपनी बात रख सकता है और उस पर जांच अधिकारी उस पर जांच करेंगे और जांच में कुछ सत्य लगेगा तो उसमें उस हिसाब से कार्रवाई लगेगी, और सत्य नहीं लगेगा तो उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे अभी सम्मानित साथी लोग बता रहे थे कि बेटी को जला देने के बाद में सबूत खत्म हो गए। सबूत कहाँ खत्म हो गए? उसकी पीएम रिपोर्ट थोड़ा खत्म हो गई। पीएम रिपोर्ट है तो कुछ सबूत समाप्त कहाँ से हो गए? मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आज भी लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ये जरूर है कि इस प्रशासनिक अधिकारियों ने सोचा होगा, ये उनकी अपनी भूल रही हो या उनका अपना डिसीजन लेने का कोई निर्णय रहा, उस पर उनके खिलाफ में कार्रवाई योगी जी की सरकार ने किया। उन्होंने निर्णय लिया होगा कि सुबह होगी तो बहुत से लोग आएंगे, पता नहीं यहाँ पर हम लाइन ऑर्डर कंट्रोल कर ना पाए, ये उनके मन में रहा हो। ये मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ। इसलिए उन्होंने शांत व्यवस्था बनाने के लिए, लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, और कभी कभी मैंने देखा कई जगह पर कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, कई लोगों की जो है डेड बॉडी रात में भी जलाई गई। लेकिन जिस तरह से जलाई गई वो उसके मैं निंदा पहले भी करता था, आज भी उस चीज की निंदा कर रहा हूं। उसके लिए अधिकारियों ने जो किया है, योगी जी की सरकार ने उसमें निर्णय लिया और उनके खिलाफ में कार्रवाई की, ये जग जाहिर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एसआईटी की जांच भी अभी तब तक चल रही जब तक सीबीआई पूरा केस अपने हाथ में नहीं ले ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए कहा है और सीबीआई जिस दिन अपने हाथ में लेगी उस दिन एसआईटी की जांच समाप्त तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और तब तक यदि आज एसआईटी की जांच ना हुई होती तो अभी हमारे यही विपक्ष के साथी ये आरोप लगाते कि साहब आपने तो जांच कराई नहीं, जांच बंद कर दी गई। आज एसआईटी के पास जांच है, जिस दिन सीबीआई की हैंडओवर लेगी उस दिन एसआईटी का काम खत्म हो जाए। ठीक है सुनील साजन जी, सबूत तो सामने है, पोस्टमार्टम भी है, एफएसएल की रिपोर्ट भी है, लेकिन अब जिस बात की जांच हो रही है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है मामला। अब कॉल डिटेल्स की जांच हो रही है, किसने किससे बात की, कितनी देर बात की और क्यों बात की, यह भी तो सामने आना चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूं राम मोहन जी, सब कुछ सच सामने आना चाहिए। और मैं केवल एक चीज कहूंगा कि माननीय सांसद जी शायद तैयारी के साथ नहीं आए। उन्होंने कहा एसआईटी जांच कर रही, सीबीआई अभी जांच करेगी। आज 5वां दिन है, सीबीआई के लिए कोई नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं जारी किया है, केवल भाषणों में और कागजों में है। वरना तो सीबीआई दूसरे दिन आ जाती, जांच करने लगती। और एसआईटी ने 7 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही थी, 10 दिन क्यों बढ़ाया जा रहा है? जहां तक सबूत मिटाने की बात है तो ऐसे मामलों में राम मोहन जी, जो डेड बॉडी होती है वो सबूत के रूप में होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े विद्वान हैं, आज कह रहे हैं कि बलात्कार हुए नहीं, तो आप चाह करके भी, या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट चाह करके भी क्या दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि वो सबूत जलाए गए हैं, बेटी नहीं जली है और प्रशासन ने नहीं जलाया। माननीय सांसद जी,
योगी जी के कहने पर जलाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर जलाया गया है। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें माना है कि हमने जलवाया है। एक और जो दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं सारे पक्षों की बात सुननी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें न्याय तभी हो सकता है। लेकिन अगर उन्नाव की बात करें, उन्नाव में भी जो माननीय विधायक फंसे थे वो भी यही कह रहे थे हम अगर दोषी हो तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सरकार बचा रही थी, बाद में सीबीआई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में हुई, उनको सजा मिली, बेटी को न्याय मिला। लेकिन शाहजहांपुर में न्याय नहीं मिल पाया, चिन्मयानंद जी छूट गए। उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया मानो सदी के महानायक हो। राम मोहन जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि जाति हिंसा कराना चाहते हैं हाथरस में। और याद करिए, मैं एक एक गिनाऊंगा। उन्नाव में जब बेटी के साथ दरिंदगी हुई, जब समाजवादी पार्टी बेटी के साथ खड़ी हुई, सरकार दरिंदों के साथ खड़ी रही, तो सरकार ने कहा जाति हिंसा हो सकती है। एक बेटी उन्नाव में जिंदा जलाई गई, जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो सरकार ने कहा कि जाति संघर्ष हो सकता है। सोनभद्र की घटना याद करिए, वहां जब हम लोगों ने आवाज उठाई, पूरे समूचे विपक्ष ने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा जाति दंगा हो सकता है। कानपुर में जब 8 जवान पुलिस के शहीद हो गए, जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो योगी जी ने कहा जाति दंगे हो सकते हैं। सीए में कहा कि जाति दंगे हो सकते हैं। इस जाति दंगे के नाम पर कब तक अपना मुंह छिपाएंगे? अरे काली पुत गई उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे पर। जिस प्रदेश की बेटियां सुरक्षित ना हो वहां आपकी काहे की इज्जत, कौन सी इज्जत? और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, राम मोहन जी मैं खत्म कर रहा हूं 10 सेकेंड में। जी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लोग विपक्ष विकास रोकना चाहता है। अरे महाराज जी, कौन सा विकास किया है 3.5 साल में? कोई अपना काम गिना सकते हैं? अरे माननीय अखिलेश यादव जी के कामों के सहारे 3.5 साल से फोटो खिंचा रहे हैं, टीवी पर अपना नाम चलवा रहे हैं। अपना कोई काम हो तो बता दे, माननीय सांसद जी हैं, हालांकि टीवी पर नहीं बोलेंगे, ये भी परेशान होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं, न विधायक की सुनते, न सांसद की सुनते हैं, इनकी भी नहीं सुनते होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ योगी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन सच यही है कि इनकी भी नहीं सुनते। नहीं, सच क्या है इस केस को लेकर, हाथरस वाले मामले को लेकर यही तो सामने आना बाकी है। पीड़ित के जो परिवार है उनके बयान कुछ और हैं। देखिए राम मोहन जी, और कह रहा हूं कि इस तरीके के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि जो बेटी हो या बहन हो, औरत हो, उसका आखिरी बयान, उसी के आधार पर केस चलेगा। अब तो चिट्ठियां आ रही हैं, सब कुछ बाहर हो रहा है। नार्को टेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस का और परिवार का होगा। अरे नार्को टेस्ट आरोपियों का होता है, आप कराओ ना, कौन भाग रहा है? लेकिन जो मंशा दिख रही है योगी जी की, अगर सुनील साजन जी सच बोल रहे हैं सब कुछ जांच के आधार तो दुनिया का कोई टेस्ट करा लें, झूठ निकल जाएगा क्या वो? नहीं, दो चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर तो हर आरोपी ये कहेगा हमारा नार्को टेस्ट कराओ। ना योगी जी करा, आरोपी की बात नहीं, इसमें 2 केस है ना। आप फिर वही बात कर रहे हैं। आप जो तय करके बैठे हैं वही है, खिलाफ नहीं है। आप दोनों पक्षों को पक्ष मान ही नहीं रहे हैं। समस्या ये है सुनील सिंह साजन जी, आप ये तय करके बैठे हैं कि कौन दोषी है कौन पीड़ित है। आप दो पक्षों की तरह देख ही नहीं रहे। हो सकता है जो फंसा दिया गया वो पीड़ित हो, तब हो सकता है। उन्हें छुड़वा दीजिए राम मोहन जी। हम क्यों छुड़वा दें? जांच होने दीजिए ना। नहीं, सरकार भी उसी मंशा पे लगी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि दोनों को एक तराजू में क्यों नहीं देखते? वो क्योंकि कह रहे हैं आरोपी के मारने वाले तो कौन है? आरोपी ये कह रहे हैं कि मारने वाले हम नहीं है, जांच करा लीजिए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं हमें जेल से छुड़ा दीजिए, जांच करा लीजिए। तो इस जांच में क्या आपत्ति है? या पहले ही सजा दे दीजिए बिना जांच के? ये तो हमारा कानून कहता है कि नहीं वीरेंद्र सिंह जी, कि जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी निकलेगा उसको सजा दी जाएगी। या पहले ही सजा दे दें? वीरेंद्र सिंह जी। हेलो जी। तो मेरा यह मानना है कि राम मोहन जी कि यदि ये जांच एजेंसियां का क्या करेंगी? जांच एजेंसी को जब ये जांच दे दी गई है सीबीआई को,
तो सीबीआई दोनों पक्षों की जांच करेगी कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पे उठता है कि जांच का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अभी एसआईटी जांच कर ही रही है। ठीक है, और एसआईटी तब तक जांच करेगी जब तक कि सारे सबूत इधर से उधर न हो जाए, जब तक क्लीन चिट न मिल जाए, जब तक जो आरोपी है वही दोषी साबित न हो जाए, तब तक एसआईटी जांच करती रहेगी। और उसके बाद सीबीआई आएगी तो सीबीआई को कौन सी चीज मिलेगी? सरकार में होता ये था। इस तरीके से जो दोहरी मापदंड जो है सरकार में ऐसा होता रहा है, लेकिन अब बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता है। दोहरा मापदंड जो है एसआईटी कोई अधिकारी यहाँ पर अधिकारी स्वतंत्र निष्पक्षता की तरफ इनकी नहीं करता। अरे तो सीबीआई को क्यों किया भाई? सीबीआई को या तो करिए या तो फिर आप जो एसआईटी को ही जांच कर। सीबीआई हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्था है। आप ही लोग कुछ दिन बाद मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराइए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे पहले ही जांच करा दी। इससे हिंदुस्तान से इससे बड़ी सीबीआई की संस्था है कोई? सीबीआई से बड़ी कोई संस्था जांच एजेंसी है? अब उससे भी करा दी, उसमें की आपत्ति है। यदि ना कराई होती तो कहते एसआईटी से जांच क्यों करा रहे, सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे? त्रिपाठी जी, कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर प्रश्न उठता है और सरकार पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाए, इस जांच को डाइवर्ट करना चाहती है। पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाए और इसीलिए कहा कि ये 4 लोग दोषी हैं, ये 4 लोग जिम्मेदार हैं, वो पकड़कर जेल में डाल दिए गए। अब अगर वो कॉल डिटेल सामने आ रहे हैं कि एक परिवार का ही नंबर है, उस नंबर पर 100 बार से ज्यादा बार बात हुई है, दिन में बात हुई है, रात में बात हुई है, तो कम से कम ये बताना पड़ेगा कि किसने किससे बात की। क्योंकि ये जो पीड़ित के भाई हैं वो तो ये कह रहे थे कि देखिए हमारा तो कोई इनसे ऐसा संबंध है नहीं। ये 100-125 बार कौन बात करता था? त्रिपाठी जी, ये तो बताना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपसे बताया कि ये अब हम लोग यहाँ पे पूरा अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। ये इसको तो देखना पड़ेगा ज़रूर। जो उन्होंने अपनी सफाई दी है वो भी देखना पड़ेगा, जो तथ्य आए हैं बातचीत करने का वो भी देखना पड़ेगा। और ये मैं पुनः कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एसआईटी की जांच सीबीआई की जांच को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ये मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। और दूसरी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने है, उसमें कहा गया है कि सीबीआई की जांच भी करा ली जाए और हमको कोई आपत्ति नहीं है कि ये कोर्ट सुपरवाइज जांच हो। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उच्चतम स्तर की जांच के लिए सहमत है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये पूरा जांच का मामला है। अभी हम किसी हालत में नहीं हैं कि हम कह दें कि इन्होंने किया है कि हम तो बिल्कुल कहेंगे रेड्डी जी साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मारा है कि उनके हम कोई नहीं होते तो ये कह दें कि कौन दोषी है और कौन पीड़ित है। किसी प्रकार से नहीं कह सकते हैं। पीड़ित वो बच्ची जरूर थी जिसकी जान चली गई, जिसके साथ ज्यादती हुई, वो बच्ची जरूर पीड़ित है। लेकिन इसके आगे किसने वो मर्डर किया, किसने जान लेने की कोशिश की थी, ये जांच का विषय होना चाहिए। जब इस पर कुछ लोग, भले वो मीडिया के हों या राजनीतिक लोग हों, ये कहने लगे कि ये दोषी है और ये पीड़ित है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ हैं, सुनील साजन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों के पास चलेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर कितने सच हैं इस मामले में और कितनी साजिश है। क्योंकि सवाल कहां से खड़े हुए? सवाल वहां से खड़े हुए जब पीड़ित की डेड बॉडी को आधी रात को जला दिया गया, रातों रात जला दिया गया। वहां से सवाल खड़े हुए, वहां से विपक्षी दल हावी हुए। लेकिन उससे पहले भी कई लोग ऐसे थे जो अपने निर्णय सुना चुके थे। उनमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं और उन्होंने ट्वीट किया था कि एक जाति विशेष के जंगल राज की वजह से एक पीड़िता की जान चली गई। वो जाति विशेष को कोट करके अपने ट्वीट में लिख रहे थे उस वक्त। तो ये पहले ही तय हो गया था, उससे पहले डेड बॉडी जलाई नहीं गई थी। उससे पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे।
यानी किसी को बचाया भी नहीं गया था। उससे पहले रेप की धारा बढ़ाई जा चुकी थी, 376D लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो जाति विशेष कोट कर रहे थे। तो फिर क्यों ना यह समझा जाए कि आप टारगेट दरअसल जाति को ही कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, ये सिर्फ इत्तेफाक था क्या कि आप लोगों को पता था कि अभी रात में जाएंगे तो डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं करेंगे, परिवार को जला देंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमजोर वर्गों के पक्ष में खड़ी रही है और जब तक उसने शासन किया तब तक देश और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से इस देश और प्रदेश में शासन किया और सबको न्याय दिलाया। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सवाल है, उन्होंने हमेशा महिला और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। वो चाहे वो उन्नाव की घटना रही है, जैसा कि सुनील साजन जी ने कहा है, उसी तरीके से ये इस घटना को भी संज्ञान में लिया। और जब आधी रात को बिटिया को जला दिया गया, उनके परिवार गिड़गिड़ाते रहे कि हमको हिंदू संस्कृति के अनुसार उसको हल्दी लगाने दीजिए, हमारे घर तक चौखट से हमारे बेटी की मैयत निकले। और इस बात पर जब इस प्रदेश की सरकार ने कुठाराघात, मेरा सवाल उससे ठीक पहले का था। प्रियंका गांधी, मेरा सवाल जिसे आप स्किप कर रहे हैं, बात को जो आगे जिसे आप स्किप कर रहे हैं, वो सवाल उससे पहले का था। जहां प्रशासन की गलती है, उन्होंने लाठी भी खाई, वो विपक्ष के लोग सवाल उठाए भी सही और पूछे सरकार से कि ये गलती क्यों हुई, उस पर कोई सवाल नहीं। इतना जुल्म जाति हुआ, उस पर हम सवाल पूछते हैं, आप ही लोगों ने सारे सवाल पूछे, सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने। वीरेंद्र सिंह जी, इस पे तो हमने भी सरकार से सवाल पूछे कि आधी रात को शव कैसे जला। इस पे हमने भी सवाल पूछे कि मीडिया को गांव के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे जी। मेरा सवाल उसके ठीक पहले का था। आपको यह पहले पता था कि ऐसा होने वाला है? आपने लिख दिया जाति विशेष के लोगों के जंगल राज की वजह से। तो वो कौन से जाति विशेष के लोग हैं जिनका जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये घटना अगर मैं अब थोड़ा और खुलकर कहता हूं, मैं थोड़ा सा और खुलकर कहता हूं वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, मैं थोड़ा सा और खुलकर कहता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। अगर इस मामले में आरोपी क्षत्रिय समाज के हैं तो क्या पूरा क्षत्रिय समाज जंगल राज चला रहा है उत्तर प्रदेश में? हर क्षत्रिय आरोपी हो गया आपकी नजर में, या ये 4 आरोपी? ऐसा है, क्षत्रिय का नहीं है ना, क्षत्रिय का इतिहास रहा है हम हमेशा मजलूमों की रक्षा करना। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, और कमजोर की सहायता करना। तो ये राहुल गांधी जी को क्यों नहीं समझाते? ये छत्रप की तरीके से, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, ये राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? किसी का नाम नहीं लिया है, किसी क्षत्रिय या किसी अपर जाति विशेष का जंगल। अच्छा ये बता दीजिए, कौन सी जाति विशेष ऐसी है जिसका जंगल राज चल रहा है? जाति विशेष को नाम लेके गाली दे रहे हैं आप, कह रहे हैं जाति विशेष का जंगल राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश के जंगल राज को लेके गाली दे रहे हैं। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के जंगल राज की बात एक जाति विशेष बताइए जिसका जंगल राज चल रहा है। आपने क्षत्रिय समाज को नहीं कहा तो? हमारी दलित और कमजोर वर्ग की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, नहीं समझा पाएंगे आप। प्रशिक्षण उठाया सुनील साजन जी, कि उन्होंने किसी समाज को। आपको लगता है कि कौन सी जाति विशेष का जंगल राज है उत्तर प्रदेश में? आप एक जाति का नाम बता सकते हैं? मैं ये स्पष्ट कर सकता हूं कि अगर कोई आरोपी किसी जाति का, तो इसका मतलब पूरी जाति आरोपी नहीं है। एक नहीं, आपने चूंकि साजन जी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, चूंकि आपने ये कहा था कि ये हिंसा प्रायोजित नहीं है, ये इसकी हिंसा की साजिश के पीछे सरकार छुपने की कोशिश। मैं 3 चीजें आपको बताता हूं। 4 आरोपी गिरफ्तार थे उस वक्त तक, और जब पीड़ित की मृत्यु हुई दिल्ली में, दिल्ली के सफदरजंग पर भीम आर्मी प्रदर्शन करने जाती है। पीड़ित के घर पर यह आरोप है, जांच एजेंसी ये बता रही है कि कुछ लोग ऐसे थे जो पीड़ित के रिश्तेदार बनकर आए और पीड़ित परिवार को भड़काने की कोशिश की। उसी वक्त अब तक प्रशासन ने डेड बॉडी जलाई नहीं, जो जब तक मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि एक जाति विशेष के जंगल राज की वजह से एक और पीड़ित की जान चली गई। तो कोई ये तो बताए, ये जातिगत टिप्पणी आई क्यों? क्या इसलिए? ये जातिगत टिप्पणी राम मोहन जी मुझे लगता है कोई नई नहीं है। अगर हम थोड़ा 3.5 साल पीछे जाएं, तो सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की पार्टी की थी। लेकिन लोग क्या कहते थे? यादव सरकार,
ठीक है, टीवी पर भी बोला जाता था, डिबेट में भी बोला जाता था यादव सरकार। और आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने लोक सेवा आयोग को लोक सेवा हटा करके यादव आयोग लिख दिया ठीक था। है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी के खिलाफ FIR नहीं की। नहीं, अब रुक जाइए एक सेकंड, 3.5 साल मैं आपकी बात समझ गया। तो अगर राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, हम बात करें तो किसकी सरकार है? सुनील साजन जी, अगर राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा था कि मैं थोड़ा खुल के बोलता हूं, अगर ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं तो कहे ना खुल के। फिर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए क्षत्रिय समाज तो रक्षा करने वाला समाज है। ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम योगी जी की सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और योगी जी की जातिवादी व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्नाव में योगी जी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हुए, क्यों? क्योंकि उनकी बिरादरी के थे। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद को बचाया, पूरी कोशिश की, क्यों? क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग थे। तो यहां पर भी यही है। देखिए, बात छत्री की नहीं है, बात है उत्तर प्रदेश के राजपूत जी, मुख्यमंत्री की जातिवादी सोच की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जातिवादी सोच के खिलाफ हैं, जाति को के खिलाफ नहीं है। क्या हमारी पार्टी में छत्री नहीं है? क्या राज कायम किया है? बताइए मुकेश राजपूत जी। पार्टी में छत्री नेता हैं, हम लोग उनको नेता मानते हैं। बहुत समाजवादी बड़े बड़े नेता हुए। बात जाति की करेंगे और फेंक करेंगे कि देखिए जाति में हम वैमनस्य पैदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जातिवादी सोच है, देखिए अभी जो सुनील साजन जी कह रहे थे कि योगी जी की सरकार ने जो जिस तरह से वहां पर अभी पूरे प्रदेश की बात बता रहे थे, मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत है। आप देख लें, आप राजस्थान को उठा के देख लीजिए, जिसमें हिंदुस्तान में सर्वाधिक जहां बलात्कार के केस, रेपिस्ट के केस आ रहे हैं। उसके बाद केरल की भी बहुत बड़ी संख्या, केरल में भी बहुत छोटा सा राज्य है, वहां पर भी बहुत ज़्यादा रेपिस्ट के केस दूसरे नंबर पर देश में नंबर वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटना हुई है। उस घटना पर माननीय योगी जी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने बराबर निरंतर कार्रवाई की है। मैं एक बात इन्हें याद दिलाना चाहता हूं साजन जी को कि आप देखें, आपकी पार्टी के ही मुखिया ने एक बार बुमई कांड में 3 लड़कों को फांसी हो गई थी, तो आपके नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के बेचारे लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए। और आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं इस तरह की प्रक्रिया को समाप्त करूंगा। माननीय मोदी जी की सरकार ने जो भी बेटी के देश के अंदर जिस भी बेटी के साथ में कहीं अत्याचार होता है, कहीं उसके साथ में कोई भी रेप केस होता है, उसके लिए फर्स्ट कोर्ट का व्यवस्था की है और उसे यहां तक कि तत्काल उसे फांसी लगाने की, फांसी देने की भी व्यवस्था है उसमें। ये योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में हुआ है। आप देख रहे होंगे अभी आप हमारे जो कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जी आए और उन लोगों ने ऐसा किया। राहुल गांधी जी को यदि इतनी ही चिंता है बेटियों की, मैं ये नहीं कहता हूं यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी आइए। इसके साथ साथ में आपको राजस्थान में भी तो जाना चाहिए, जहां देश के अंदर सबसे ज्यादा बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, वहां पर भी देखना चाहिए प्रियंका गांधी को। और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी 1-2 बार जाना चाहिए। मैं स्वागत करूंगा उनका, कहीं वो राजस्थान को क्यों नहीं ध्यान दे रहे। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार निष्पक्ष रूप से जिस तरह से काम कर रही है, उससे ज्यादा और इससे भला कौन हो सकता, इससे अच्छी सरकार कौन चला सकता। अभी साजन जी बात कर रहे थे, अपने विकास की बात कर रहे थे। हम देख रहे समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया उसी का तो रिजल्ट है जो 46 सीटें आई हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार, मुझे मालूम है, कहा जाता था खुली हमारी बंद तुम्हारी, और जहां वो देखा जहां जमीन खाली पड़ी होती थी वहां कब्जा कर लिया जाता था। हल्ला बोल का नारा इनका था। बलात्कार जब हो जाते थे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, जहां पर भी कोई निर्दोष आदमी होता उसे फंसाया जाता था। तो 302 में, ये नहीं 107-16 नहीं, 302 में हमारी लोकसभा के क्षेत्र मैंने देखा है लोगों को, पर 302 में लोगों को, निर्दोष लोगों को भी जेल भेजा गया है। ऐसे समाजवादी पार्टी की सरकार चली, तभी 250 सीटें से लाके 46 सीटों पर इनकी पार्टी सिमट गई। और यही हाल साजन जी आपका रहा, आगे भी यही स्थिति रही तो आगे आपका खाता उत्तर प्रदेश में खुलने वाला नहीं है। साजन जी देखिए, मैं माननीय सांसद जी को एक बात बता दूं
कि उन्नाव की बेटी कितने दिन भटकती रही योगी जी के दफ्तर और कार्यालय के, हमारे जो अन्याय हुआ है उसकी एफआईआर लिख दी जाए। एक आपके बाराबंकी के नेता ने भी बयान जारी किया, सुना कि नहीं सांसद जी आपने? उसमें एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखी गई, कार्रवाई हुई उसमें। उस घटिया आज सेंगर जी को कार्रवाई, उस घटिया आदमी को अब तक जेल में होना चाहिए था। एफआईआर लिख करके उसको पुरस्कार देंगे क्या? बलिया के विधायक के खिलाफ आपने एफआईआर की? नहीं की ना? कैसी बातें करते हैं। माने योगी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज उत्तर प्रदेश में जानते हैं सांसद जी क्या हो रहा है? गांव में जाइएगा, लोग कह रहे हैं भाजपा से बेटी बचाओ, ये इमेज हो गई आपकी, और आप हमारे खाता खुलने की बात कर रहे हैं। अब बताइए 22 में अरे साजन जी हम भी गांव के रहने वाले हैं। गांव में जिस तरह से लोग आज स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, लोगों की फसलें सुरक्षित हैं, लोगों की पब्लिक सुरक्षित हैं, लोगों के घर सुरक्षित हैं, किसी का अपहरण नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां भी सुरक्षित हैं और खेती भी सुरक्षित है। आपकी सरकार में ना बेटी सुरक्षित थी, ना लोगों की फसल सुरक्षित थी, सुरक्षित थी। आप उस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं होता तो लगातार बोलते हैं। माननीय सांसद जी 47 सीट चिढ़ा रहे हैं ना हमको। भाजपा की कितनी सीटें थी इससे पहले, याद है आपको? 47 सीटें ही थी, और इसी जनता ने 300 प्लस दी है, और यही जनता 300 प्लस से 47 से नीचे लेकर के आएगी 22 में। 15 महीने बाकी हैं, बहुत दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी परेशान है आपकी नीतियों से। अरे आप साजन जी हमारी 200 सीटें थी, हम उसके बाद में लगभग 90-95 सीटें लाए, उसके बाद में घट के 62 हुई, उसके बाद 47 हुई। हमारे एकदम नहीं, आप 250 सीधे सीधे 40 पर आ गए। आप सत्ता में होते हुए, पूरी बहुमत की सत्ता में होते हुए आप 46 सीटों पर आ गए। ये आप बताइए, आप हिंदू हैं या नहीं हैं? आप हिंदू हैं कि नहीं सांसद जी? हमें भी ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, हमें भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि भाजपा ओबीसी और दलित को हिंदू नहीं मानती, इसीलिए रात में जलवा दिया। तो ये आप भी समझिए, न योगी जी आपकी सुन रहे हैं, न योगी जी आपको हिंदू मान रहे हैं, न आपको सम्मान दे रहे हैं, न आप अपने लोगों की रक्षा कर पा रहे हैं, सुनील सिंह साजन जी बात कर पा रहे हैं। जब तक आप लॉजिकल बात करते हैं तब तक सुनने में ठीक लगता है, और मैं भी नहीं टोकता हूं। ठीक है, दो नेता आपस में संवाद कर रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि ओबीसी और दलित को हिंदू नहीं मानते। जब कहा जा रहा है, मुकेश राजपूत खुद कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उस घटना को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि रात में शव जला दिया, तो प्रशासन की वो कह रहे हैं कि गलती है। वो तो उन्होंने पहली बात में कहा प्रशासन की गलती की योगी जी के कहने पे कार्रवाई हुई है, जलाया, उसमें कार्रवाई भी हुई है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी क्या कहने के आपके पास में कोई उसका सबूत है? आपके पास सबूत हो तो सबूत पेश करिए। अरे भाई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया है कि हमने जलवाया है। आप थोड़ा पढ़ लिया करिए सांसद जी। सरकार ने माना है तो सरकार मैंने पढ़ लिया। सरकार में सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? इसमें हिंदू मानने या ना मानने का लॉजिक कहां से आया? सरकार ने कानून व्यवस्था का भी तो हवाला उसी हलफनामे में दिया है कि नहीं? अरे भाई तो दिया, लेकिन ये कहा ना साजन जी इससे पहले भी कई जो हैं, कई सब जो हैं वो रात में जलाए गए हैं। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बेटी का शव जो है रात में जलाया गया, इसलिए जो अधिकारियों ने कहीं उस पर गलती हुई है, उस पर कार्रवाई भी हुई अधिकारियों की। जाति के आधार पर कार्रवाई हुई। देखिए वहां के एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्योंकि पिछले जात के आधार पर कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, या सबके साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप समाजवादी पार्टी है, वो सिर्फ बिरादरी की बात करती है। सबसे पहले उनके लिए यादव है। आप क्या कहना चाहते हैं सुनील साजन जी? एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? साजन जी नहीं है, साजन जी आप क्या कह रहे हैं? एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों नहीं? ये जातिवादी फैसला नहीं है, कार्रवाई भी जाति देख के कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, क्या एसपी को, डीएसपी को, थानेदार को, इनको भी छोड़ देना था, या जाति अगर इनकी? नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने डीएम को केवल जात के आधार पे ही तो बचाया। हम तो कह रहे थे एसपी के साथ डीएम को भी जाना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी।
हमारी अभी भी मांग है। ठीक, लेकिन आपको दिक्कत इस बात की है कि ओबीसी एसपी हटा दिया गया ना, दिक्कत नहीं है। हाँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जातवादी व्यवस्था का एक प्रमाण दे रहे हैं आपको। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं डीएम और एसपी दोनों हटाइए, लेकिन एसपी इसलिए हट जाएगा कि पिछड़ी जाति का है। वीरेंद्र सिंह जी नहीं हटेगा क्योंकि भाई सरकार का है। वीरेंद्र सिंह जी कहते भी हैं कि जाति पे हम काम नहीं करते हैं, जाति को लेकर सोचते नहीं है। जो आप आज भी भ्रम फैलाने की वीरेंद्र सिंह जी, साजन जी आज भी आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी पर आप आरोप लगा रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। कहीं पर भी जो अधिकारियों के खिलाफ में रिपोर्ट आई, कार्रवाई हुई, यदि डीएम साहब के खिलाफ में भी यदि आरोप और रिपोर्ट आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, योगी जी की सरकार स्वतंत्रता के अधिकारियों को पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए कहा है, और जो भी यदि निष्पक्ष और पारदर्शी काम नहीं करता है ठीक है, और अधिकारियों की रिपोर्ट आती है, निगेटिव रिपोर्ट आती है, तो कार्रवाई होती। बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता। इस डीएम को तो अब तक जेल में होना चाहिए था, वो डीएम बना है। ठीक, वीरेंद्र सिंह जी बात जाति की करेंगे और जाति की बात करते रहिए, ये भी कहेंगे, दोनों काम एक साथ चलेंगे। एक बात कही है, माननीय सांसद जी ने एक बात कही है कि कई ऐसे प्रकरण में आधी रात को जो है शव जलाए गए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि कभी एक भी उदाहरण इस देश में नहीं है कि जो पीड़िता के शव को आधी रात को जलाया गया है। आधी रात को शव जलता है आतंकवादियों का, आधी रात को शव जलता है अपराधियों का, आधी रात को शव जलता है वैसे लोगों का जो समाज के खिलाफ काम करने वाले लोग होते हैं। ये जो है पीड़िता का शव पहली बार उत्तर प्रदेश की शासन में और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा आधी रात को जलाया गया है। ये सबसे जघन्य काम है और इसका दूसरा कोई उदाहरण इस देश में नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस मामले को जी अगर निष्पक्ष जांच के लिए रिकमेंड उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है तो सीबीआई को जांच हैंडओवर करनी चाहिए और सीबीआई को इसकी निष्पक्षता की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये अगर मांग विपक्ष की है तो फिर ये जायज मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।